मीरा बचपन से ही अपनी चाची के साथ रहती थी क्योंकि उसके माँ बाबा नहीं थे। उसे भी सिर्फ अपनी चाची ही याद थी। मीरा अपनी चाची को बहुत प्यार करती थी, मगर न जाने क्यों उसकी चाची देविका मीरा से सौतेला व्यवहार करती थी। मीरा से सारे घर का काम कराना, बाहर का काम कराना और बात बात पर डांटना देविका का व्यवहार बन चुका था। समय बीतता गया। मीरा अब जवान हो रही थी। मीरा अक्सर अपनी चाची से पूछती थी, चाची मेरी बचपन की कोई तस्वीर नहीं है क्या? और मेरे माँ बाबा कैसे दिखते थे? तू क्यों हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती है लड़की? जाकर रसोई में काम कर। चाची बताओ ना प्लीज, मैं इतनी बड़ी थोड़ी हुई होंगी, मैं भी छोटी सी होंगी ना जब मेरे माँ बाबा ने मुझे आपको दिया होगा। मगर देविका कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। मगर फिर भी मीरा अपनी चाची देविका की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। मीरा जब भी वो गांव से बाहर निकलती थी, आसपास की औरतें उसका रूप देखती ही रह जाती थी। इतनी सुंदर थी मीरा। और एक दिन मीरा कुएं पर पानी भरने जा रही थी। मीरा गाना गुनगुनाती हुई काम कर रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ पीछे जंगल में से कोई उसे घूर रहा है। मीरा पलट कर देखती है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मीरा इतराते हुए लौटने लगती है। तभी उसके आगे से कोई चीज जोर से हवा से भी तेज निकलती है। ये क्या अजीब चीजें हो रही हैं आज मेरे साथ, मुझे जल्दी घर चलना चाहिए। और मीरा घर चली जाती है। सारा काम निपटाकर मीरा नहाकर वापस कमरे में आती है तो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। तभी दूर से एक उड़ता हुआ बाज आता है। बाज के कानों में एक आवाज पड़ती है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? इस लड़की को इतना डराओ कि ये सच बता दे कि वो चीज आखिर इसने कहाँ छिपा रखी है। जी मालिक, मैं अभी डराता हूँ इसे। और बाज अपने नाखून निकालकर जोर से उड़ता हुआ मीरा के कमरे की ओर जा ही रहा होता है कि तभी मीरा अपने बाल चेहरे से हटा देती है। बाज मीरा का चेहरा और उसके भीगे बाल जैसे ही देखता है, बस उसे देखता ही रह जाता है और अचानक से सब भूल जाता है। ये क्या है? इतनी सुंदर लड़की है ये। ऐसी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। जैसे ही बाज का ध्यान भटकता है, तभी वो खिड़की के कांच में जाकर लगता है, जिससे उसका पंख खिड़की में फंस जाता है और उसके पंखों से खून गिरने लगता है। तभी कुछ खून की बूंदें उछलकर मीरा के हाथ पर गिरती हैं, मगर जैसे ही वो खून मीरा को छूता है, मीरा के शरीर के अंदर चला जाता है। मीरा को बाज के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे प्यारे बाज, तुम तो पूरी तरह से फंस गए हो। रुको, मैं कुछ करती हूँ। और मीरा हाथ पर कपड़ा बांधकर सारे कांच खिड़की से हटाकर बाज को निकालती है और अपनी गोदी में लिटा लेती है। मीरा का ऐसा बर्ताव देखकर बाज एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्या मैं इसी लड़की को मारने के लिए आया था? मगर आखिर क्यों? आखिर इस प्यारी लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? नन्हे बाज, तुम अभी रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। और मीरा कमरे से बाहर जाती है कि तभी उसके कानों में वही आवाज फिर से आती है। क्या तुमने काम कर दिया? नहीं मालिक, मैं उसके बस पास ही जा रहा था कि वो वहाँ से चली गई। आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं इस बार पूरी तैयारी से जाऊंगा। ठीक है, मगर जल्दी करो, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। बाज उस आदमी की आवाज सुनकर डर जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मीरा भी आ जाती है। मीरा बाज को रोता देख उसके आंसू पोंछती है और जैसे ही बाज के आंसू मीरा को स्पर्श करते हैं, मीरा की आंखों का रंग बदल जाता है। बाज यह चीज देख लेता है। ये मैंने अभी क्या देखा है? लगता है शायद कोई वहम होगा मेरा। लगता है मैं थक गया हूँ। मीरा बाज के मलहम लगाकर उसके सिर को चूमती है। पंछी, अभी तुम उड़ नहीं सकती, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तुम मेरे पास ही रहोगी। मगर प्लीज बाहर मत निकलना, वरना चाची मुझे मार डालेगी। और मीरा बिस्तर के पास बाज के लिए एक पिंजरा रख देती है और बाज उसमें सो जाता है। तभी देविका मीरा के कमरे में आती है। तो महारानी अभी तक आराम कर रही है। देविका की नजर टूटी खिड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो आंख बबूला हो जाती है। सत्यानाश तेरा लड़की, कर दिया ना नुकसान। वो चाची सॉरी, वो सफाई करते हुए गलती से टूट गई। मगर देविका क्रोध में आकर एक कांच का टुकड़ा उठाती है और मीरा के हाथ पर कांच से चीरा लगाती है, जिससे मीरा को बहुत दर्द होता है।
माँ। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगती है और देविका भी वहाँ से चली जाती है। बाज छिपा हुआ यह सब देख रहा था। तभी मीरा उठती है और बाथरूम में जाकर खून से लथपथ हाथ धोती है और धोकर बाहर आती है। जहाँ मीरा ने हाथ साफ किया था वहाँ पड़े खून में से छोटे छोटे सांप पैदा होते हैं और रेंगते हुए आकर मीरा के शरीर से लिपट जाते हैं। मगर यह सब मीरा को नजर नहीं आ रहा था और एक एक कर सभी सांप मीरा के शरीर में घुस जाते हैं। बाज पिंजरे से बाहर आता है और मीरा के कंधे पर बैठ जाता है। मीरा अभी भी बस मुस्कुरा ही रही थी। तुमने तुम्हारी चाची को सच क्यों नहीं बताया कि वो कांच मैंने तोड़ा है? अरे तुम बोल सकते हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से हम बातें भी कर लेंगे। और चाची को मैं थोड़ी कहती कि तुम मेरे कमरे में हो। चाची थोड़ी गुस्सैल है, वो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देती। तुम बहुत अच्छी हो मीरा। और तुम भी मेरे पंछी। और मीरा और बाज आराम से रहने लगे। रात का समय था। मीरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी बाज के कानों में उसी आदमी की आवाज फिर से पड़ी। मुझे तुमसे अभी मिलना है, जंगल वाले कुएं के पास आ जाओ। ठीक है मालिक, मैं क्या बहाना लगाऊंगा? मीरा इतनी प्यारी लड़की है, इससे कुछ करूं भी तो कैसे करूं भला? और अगर नहीं किया तो? और उड़ता हुआ बाहर आता है कि तभी वह देखता है कि मीरा की चाची देविका काली शॉल ओढ़े हुए अंधेरे जंगल की ओर जा रही है। अरे ये बुढ़िया इतनी रात को कहाँ जा रही है? मगर बाज ध्यान नहीं देता और कुएं के पास जाता है। वह चांदनी रात में एक आदमी की काली परछाई खड़ी थी। क्या हुआ बाज, कहाँ गायब है तू? मालिक, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आप थोड़ा समय दो मुझे। ध्यान रहे, अगर तूने ये काम नहीं किया तो वो तुझे कभी नहीं मिल पाएगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैं जरूर उस लड़की से सच भी पता कर लूंगा और उसे खत्म भी कर दूंगा। और परछाई वहाँ से चली जाती है। बाज भी उड़ता हुआ वापस घर की ओर लौट आता है कि तभी देखता है देविका दबे पांव लौट रही है। मुझे मीरा की इस चाची में कोई तो गड़बड़ लगती है, मुझे पता लगाना ही होगा। और बाज कमरे में घुसता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है और वो बस उसे देखता ही रहता है। खिड़की के अंदर से चांद की रोशनी सोती हुई मीरा पर पड़ती है, जिससे मीरा का शरीर चांदी की तरह चमकने लगता है। यह देख बाज पागल हो जाता है। मीरा तुम बहुत सुंदर हो, वो भी इतनी ही सुंदर थी, न जाने वो कैसी होगी। और बाज अपना पुराना वक्त याद करता है। वो दिन मेरे जीवन के कितने हसीन दिन थे। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह आम इंसान थी और इतनी ही सुंदर। उस दिन मैं हमेशा की तरह जंगल में इधर उधर उड़ रहा था। तभी मेरे कानों में मीठी हंसी की आवाज गूंजती है और मैं उसकी ओर खिंचा चला गया। उस दिन मैंने मोहिनी को पहली बार देखा था। मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ थी। मैं भी वहाँ बहाने से उड़ता हुआ चला गया। ये देखो, अब हमारे फूल पर भौरे मंडराने लगे हैं। और कुछ देर बाद मोहिनी की सहेलियाँ चली गई, मगर वो वहीं पेड़ की छांव में बैठी हुई थी। मैं भी बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ गया। तभी मोहिनी को पता नहीं किसी ने आवाज लगाई और वो अचानक से उठकर दौड़ते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गई। बेचारा, मैं अगले दिन तक वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था और फिर अगले दिन वो फिर से आई। उसी जगह पर हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बाज ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वह देखता है मीरा जैसे ही करवट लेती है उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं और बाज मीरा के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाल हटाने के लिए उसे हाथ लगाने लगता है कि तभी अगले ही पल बाज जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। मीरा के पूरे शरीर पर नागिन की परछाई थी। जैसे ही बाज मीरा को छूता है कमरे में एक लाल रोशनी आ जाती है और बाज एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। ये देखकर बाज चौंक जाता है। मैं अपने असली रूप में कैसे आ सकता हूँ? मीरा, आखिर कौन हो तुम? ये कोई सच है या वहम है? ये सब आखिर हो क्या रहा है? बाज मीरा को छूते ही अपने असली रूप में आ जाता है। बाज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी मीरा की आंख खुल जाती है और वो धुंधली आंखों से उसे सामने एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। मीरा आंख मसलते हुए उठती है कि तभी लड़का तुरंत बाज में बदल जाता है। अरे बाज, तुम इतनी रात को कमरे में उड़ क्यों रहे हो? तुम्हें पंखों को आराम देना चाहिए। और मीरा और बाज दोनों सो जाते हैं। मुझे मीरा का सच पता लगाना होगा। अगले दिन बाज मीरा के उठने से पहले ही मानव रूप में आकर जंगल के कुएं के पास चला जाता है और मीरा भी नींद से उठकर घर का काम करने लग जाती है और कुएं से पानी लेने जाती है। बाज वहीं लड़के के रूप में छिपकर खड़ा हो जाता है। मीरा पानी की मटकी लिए इठलाती हुई आती है कि बाज की नजर मीरा की कमर पर पड़ती है। मीरा, तुम सच में किसी अप्सरा से कम नहीं हो। अब मुझे तुम्हारे बारे में जानने में
अधिक दिलचस्पी हो रही है। मीरा पानी भरकर मटकी को सर पर रखती है तो पानी से उसके कपड़े भीग जाते हैं और मीरा भी फिसलकर गिरने वाली होती है कि तभी बाज पीछे से मीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा और बाज की नजर मिलती है, मगर तभी बाज का भी पांव फिसल जाता है और दोनों कुएं में गिर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? तुम तो मुझे बचाने चले थे और खुद ही कुएं में गिर पड़े। दोनों हंसते हैं। आप कौन है वैसे? मेरा नाम मीरा है। मेरा नाम अजय है। मैं यहाँ नया ही आया हूँ। रास्ता भटकते हुए यहाँ जंगल की ओर आ गया, फिर मेरी आप पर नजर पड़ी और मैं बस आपको देखता ही रह गया। मीरा ये सुनकर मुस्कुराती है। चलो अब सबसे पहले तो इस कुएं से बाहर निकलते हैं। अजय कुएं की रस्सी के सहारे मीरा के साथ बाहर आता है। अजय का हाथ मीरा की कमर पर था और मीरा अजय की बाहों में लिपटी हुई थी। दोनों बाहर आते हैं। मीरा अजय को देख शर्माने लगती है। अजय और मीरा को एक औरत इतने करीब देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। हे राम, सत्यानाश हो गया ये तो। मेरी तो मटकी ही टूट गई। अगर चाची को पता चल गया ना तो वो मेरी खटिया ही खड़ी कर देंगी। मीरा की ये सब बड़बड़ाई जा रही थी, मगर अजय तो बस मीरा के होठों को ही देख रहा था और फिर उसने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। अजय तभी जंगल में जाता है और जादू से एक मटकी बनाकर उसमें पानी भरकर मीरा को दे देता है। लो मीरा, अब तुम्हारी चाची तुम्हारी खाट नहीं खड़ी करेगी। मीरा और अजय हंसते हैं। मीरा जाने लगती है कि तभी अजय मीरा का हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम मुझसे फिर से मिलोगी ना? और मीरा बिना कोई जवाब दिए ही चली जाती है। मीरा के घर पहुंचने से पहले मुझे भी फिर से पिंजड़े में जाकर बैठना होगा। और अजय बाज बन जाता है। गाँव वाली औरत मीरा के घर के बाहर खड़ी होकर देविका को आवाज लगाती है। देविका, अरे ओ देविका, जरा देख तो तेरी भतीजी क्या गुल खिला रही है। देविका बाहर आती है और औरत उसे सब बता देती है कि जंगल में उसने मीरा को किसी लड़के के साथ देखा था। तो महारानी के पर निकल आए हैं, लगता है आज तो उन्हें काटना ही होगा। और मीरा जैसे ही घर आती है, देविका उस पर गुस्सा कर उसे बहुत मारती है। मगर चाची, आखिर हुआ क्या है? मगर देविका मीरा को लकड़ी से भी मारती है। मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अजय भी बाज के रूप में यह सब देख रहा था। मीरा बाज को देख रोना बंद कर देती है। अरे बाज, तुम आ गए, अब पंख कैसा है तुम्हारा? और बाज उड़कर मीरा के कंधे पर बैठ जाता है। मीरा, तुम हर बार अपना दर्द भूलकर सिर्फ दूसरे के बारे में कैसे सोच लेती हो? पागल पंछी। और मीरा बाज के फिर से मलहम लगाती है। तुम तो बिल्कुल मोहिनी के जैसी हो मीरा। और बाज फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। बाज अगले दिन भी मोहिनी के इंतजार में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। कल से मैं उस अप्सरा का चेहरा भूल नहीं पा रहा हूँ। न जाने कौन है वो, कहाँ है और मैं उसे दोबारा फिर कब देख पाऊंगा। तभी मोहिनी तितली के साथ खेलते हुए वहाँ आ जाती है और बाज मोहिनी को देख बहुत खुश होता है। मोहिनी बाज को अपने पास बुलाती है। कितने प्यारे पंछी हो तुम बाज, किसी को तंग भी नहीं करते हो। हाँ, मुझे शांत रहना पसंद है मोहिनी। अरे वाह, एक बोलने वाला बाज। अब तो हमारी अच्छी दोस्ती हो ही जाएगी। बाज और मोहिनी वहीं बैठकर घंटों बात करने लगते हैं, मगर आज भी जैसे ही किसी ने मोहिनी को आवाज लगाई तो वो फिर से डरकर भाग गई। बाज को सब अजीब लग रहा था। अब बाज और मोहिनी रोज मिलने लगे, खूब मस्ती करते, बातें करते। मोहिनी बाज को नाचकर खुश करती थी और बाज अपनी चोंच से मोहिनी के लिए फूल का ताज बना देता था। अच्छा मोहिनी, तुम ऐसे अचानक से क्यों चली जाती हो? सब ठीक है ना? वो मैं बस यूं ही। मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो ना बाज। मोहिनी, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करने लगा हूँ। लगता है कि जैसे तुम्हारे बिना शायद मैं अब कभी उड़ना भी नहीं चाहूँगा। बाज, मैं भी तुम्हें पसंद तो करती हूँ, मगर तुम एक बाज हो और मैं एक इंसान, हम साथ नहीं रह सकते हैं। ये सुनते ही बाज की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मोहिनी, तुम्हें मेरी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहानी? कैसी कहानी? बाज आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही रोज की तरह मोहिनी डरते हुए भागने लगती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर मोहिनी को आवाज कौन लगाता है और ये इतना घबरा क्यों जाती है। बाज भी मोहिनी का पीछा करता है। तभी मोहिनी गायब हो जाती है। बाज इधर उधर देखता है, मगर मोहिनी कहीं नजर नहीं आती। बाज उदास होकर जाने ही वाला था कि थोड़ी दूर पर देखता है एक अजीब सा तांत्रिक पिटारा लेकर खड़ा होता है और एक विशाल काली नागिन उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी तांत्रिक पिटारा खोल लेता है और नागिन उछलकर उसमें बैठ जाती है और तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। बाज भी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन भी वह मोहिनी का वही इंतजार करता है और मोहिनी आती है। बाज, कल तुम क्या कर रहे थे? मोहिनी, मैं तुम्हें कल बताना चाहता था कि बाज ये सब याद कर ही रहा था कि मीरा उसे आवाज लगाती है। बाज, उठो, कब तक सोओगे? जंगल
जंगल में एक तांत्रिक खड़ा होता है जो बहुत गुस्से में था। मुझे लगता है कि उस बाज के बस में कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे ही कोई दूसरी चाल चलनी होगी, वरना समय मेरे हाथ से निकल जाएगा और जिन शक्तियों की तलाश मुझे सालों से है वो उस नागिन की हमेशा के लिए हो जाएंगी। और तांत्रिक मंत्र फूंक कर वहाँ पर एक बड़ी मधुमक्खी बना देता है। बाबा, मुझे क्यों याद किया तुमने? ध्यान से मेरी बात सुन मधुमक्खी, तुझे उस मीरा को ऐसा डंक मारना है कि वो जिंदगी भर याद रखे। पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुझे मैं शहद की नगरी में पहुंचा दूंगा। और मधुमक्खी खुश होकर उड़ जाती है और बहुत छोटा सा आकार लेकर मीरा के घर के पास मंडराने लगती है। ऐसा डंक मारूंगी इस लड़की को तो मैं कि मेरे जहर से ये बच ही नहीं सकेगी। और मधुमक्खी उड़कर मीरा के कमरे में चली जाती है। बाज मक्खी को बार बार मीरा के आसपास उड़ता देख सब समझ जाता है। अरे ये मधुमक्खी इतनी देर से यहाँ क्यों उड़ रही है? ये तो शायद मधुनगरी की रानी है, दुनिया की सबसे जहरीली मधुमक्खी। इसका मतलब उस तांत्रिक ने इसे मीरा को मारने के लिए भेजा है। मुझे कुछ करना होगा। उधर मधुमक्खी अपना डंक निकाल लेती है और कांच के सामने खड़ी मीरा की ओर तेजी से उड़ती है। तभी मधुमक्खी की नजर आईने पर पड़ती है और वो देखती है कि कांच के अंदर मीरा नहीं बल्कि एक नागिन खड़ी दिख रही है। मधुमक्खी डर जाती है। नहीं, जरूर ये कोई छल होगा। और मधुमक्खी अपना डंक पहना कर मीरा की ओर जैसे ही बढ़ती है, बाज उड़ता हुआ आता है और उसे एक डिब्बी में बंद करके जंगल की ओर ले जाता है। मधुमक्खी यह देख क्रोध से लाल हो जाती है और अपना आकार बढ़ाकर बाहर आ जाती है और बहुत बड़ी बन जाती है। उधर बाज भी अजय के रूप में आ जाता है। इसका मतलब तू गद्दार निकला बाज। मैं तुझे मेरी मीरा को नहीं मारने दूंगा मधुमक्खी। मेरी मीरा, मतलब इस बाज की आशिकी चल रही है। अभी मालिक को बताती हूँ, मगर उससे पहले मैं उस लड़की को एक जहरीला डंक तो मार लूं। और अजय और मधुमक्खी में लड़ाई होती है। मधुमक्खी अजय को डंक मारने आती है मगर अजय तभी बच जाता है। मगर थोड़ी देर में अजय बहुत थक जाता है। तू मुझसे नहीं लड़ सकेगा बाज, अब मैं तो चली उसे चखने। और फिर मधुमक्खी फिर से छोटा आकार लेकर उड़ती हुई मीरा के कमरे में चली जाती है। नहीं, मेरी मीरा, उसे कुछ मत करना प्लीज। अजय मधुमक्खी को नहीं हरा पाता और उसकी आंखों के सामने वो मीरा की मौत बनकर उसके कमरे में चली जाती है। हे भगवान, अब उस मासूम मीरा को कौन बचाएगा? और मधुमक्खी मीरा के कमरे में चली जाती है। मीरा बैठी हुई थी, तभी मक्खी डंक निकालकर सबसे पहले मीरा के हाथ पर काटती है। बस थोड़ी देर में ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। मगर मीरा की कुछ भी नहीं होता। मधुमक्खी फिर से डंक मारती है मगर इस बार भी मीरा की असर नहीं होता। अब मधुमक्खी गुस्से से अपना सबसे जहरीला डंक मीरा की गर्दन पर चुभोती है। अरे आज इतने मच्छर कैसे आ रहे हैं? मीरा को कुछ भी नहीं होता। अजय भी बाज का रूप लेकर खिड़की पर आकर बैठ जाता है और सब देखता है। इस बार तो ये इस वाले जहर से नहीं बच सकती है। मगर मीरा के डंक चुभोने के तुरंत बाद ही मधुमक्खी के मुंह से सफेद झाग निकलने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? और मक्खी उड़कर खिड़की से बाहर चली जाती है और लड़खड़ाते हुए उड़ने लगती है। बाज ये सब ध्यान से देख रहा था कि तभी मधुमक्खी जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यह देख बाज चौंक जाता है। इस मधुमक्खी को मैं नहीं हरा सका, तो आखिर मीरा दुनिया की सबसे जहरीली मधुमक्खी के डंक से कैसे बच गई और ये मर कैसे गई? आखिर क्या राज है तुम्हारा मीरा? बिल्कुल मेरी मोहिनी की तरह ही गहरे हैं तुम्हारे राज भी। और बाज फिर से अपने दिन याद करता है। अगले दिन जब मोहिनी लौटकर वहीं आती है तो बाज उसे अपनी अधूरी कहानी सुनाता है। मोहिनी, तुम्हें याद है तुम पिछले सावन में भी इस जंगल में आई थी? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस वक्त एक लड़का मुझसे मिलने आता था और न जाने अचानक फिर वो कहाँ गायब हो गया। मोहिनी, वो लड़का मैं ही हूँ। ये सुनते ही मोहिनी हैरान हो जाती है। अगर तुम वही लड़के हो तो बाज कैसे बन गई? मोहिनी, हर रोज की तरह चट्टान के पीछे छिपकर मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि अचानक पता नहीं कैसे मेरा पाँव फिसल गया और मैं नीचे जाकर गिर गया। मगर मैं नहीं जानता था कि नीचे एक तपस्वी तप कर रहा था। मैं जाकर तपस्वी पर गिर गया और जैसे उसकी तपस्या भंग हुई, उसने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मूर्ख लड़के, तेरी इस नादानी की वजह से मेरी सालों की तपस्या टूट गई। जा, आज से तू इसी चट्टान में कैद हो जाएगा। मेरा शाप है तुझे। ये सुनते ही मैं रोने लगा, उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। बाबा नहीं, कृपया करके ऐसा शाप मत दीजिए। मैं बस भूल से इधर गिर गया था। अपने प्यार को देखने की चाह ने ये भूल मुझसे करा दी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए मुझे। ठीक है बच्चे, अगली सावन तक तुम इसी चट्टान में कैद रहोगे
और जिस दिन तुम कैद से बाहर आओगे, जो चीज सबसे पहले इस चट्टान को स्पर्श करेगी तुम उसी में बदल जाओगे। मगर जब तुम्हारे प्यार की तलाश पूरी हो जाएगी, ये श्राप टूट जाएगा। और अगला सावन आया, मगर उस दिन उस चट्टान पर बैठने वाली पहली चीज एक बाज था, और जैसे ही मैं चट्टान से बाहर आया तो खुद भी बाज में बदल गया था। अजय, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और मोहिनी बाज को गोद में उठाकर उसका सर चूमती है। अजय, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मोहिनी कुछ बोलती कि रोज की तरह उसे कोई आवाज लगाता है और वो चली जाती है। अजय जाती हुई मोहिनी को नम आंखों से देख रहा था। और वही दिन आखिरी दिन था जब मैंने मेरी मोहिनी को देखा था। मोहिनी को पाने के लिए मैं मीरा की बलि कैसे दे सकता हूँ। और बाज उड़ता हुआ मीरा के चारों ओर कमरे में चक्कर लगाने लगता है। अरे अरे, आज क्या हुआ? तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और देविका अंदर आती है। देविका की नजर बाज के ऊपर पड़ती है और मीरा की नजर देविका पर। मीरा देविका को देखकर डर जाती है और देविका बहुत गुस्से में आ जाती है। ये मेरे घर में बिना इजाजत के ये पक्षी कैसे घुसाया तूने लड़की? ये मेरा घर है, तेरा नहीं। चाची, मेरी बात तो सुनो। ये बेचारा जख्मी था तो मैंने इसे यहाँ रहने दिया। मगर देविका उसकी एक नहीं सुनती और पक्षी का जाल लाकर उसमें बाज को डाल देती है। यह देख बाज की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं मेरी मीरा से दूर हो जाऊंगा। तभी देविका रुक जाती है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि ये यही रहे तो इस बाज को और तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, और वो मैं समय आने पर तुम्हें बताऊंगी। देविका वहाँ से चली जाती है और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाज को पलट कर देखती है। आज तो बार बार बच गए मेरे पंछी। हाँ मीरा, अब तुम आराम करो, मैं भी बाहर टहल कर आता हूँ। और बाज उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है जहाँ उसे वही तांत्रिक मिलता है। तो लड़के, तुझे क्या लगा तू उस लड़की के घर में छिपा रहेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? अभी रुक, तुझे इस गलती की सजा देता हूँ। अजय तांत्रिक के सामने झुक जाता है। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। जो भी किया मैंने किया, मैं ही पागल हो गया था। इसमें उसका क्या कसूर? मगर तांत्रिक अपने हाथ में पकड़ा एक पिटारा खोलता है जिसके अंदर एक काला बड़ा सांप रखा था जो हिल नहीं रहा था। देख, अब अगर तूने एक भी गलती की तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। तो जा, अभी जाकर आज की रात उस लड़की को खत्म कर दे। अजय रोता हुआ फिर से बांस बनकर उड़ जाता है और उड़कर मीरा के कमरे की खिड़की में बैठता है। मीरा वहाँ सो रही थी। ऐसा क्या है तुम में जो इतने से दिनों में तुमने मेरा दिल जीत लिया? तभी बाज देखता है कि जैसे ही चांद की रोशनी पड़ती है, मीरा उठती है और चुपचाप घर के बाहर आकर जंगल की ओर निकल जाती है। बाज भी उसके पीछे ही था। मीरा बस चलती जा रही थी और तभी वो पूरे चांद के एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी चांद से एक सफेद रोशनी निकलती है जो सीधा मीरा के शरीर पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी गिरती है, मीरा का शरीर एकदम से बल खाने लगता है और आसपास बीन की धुन आने लगती है। मीरा अपनी आँख खोलती है तो उसकी आंखें नागिन वाली होती हैं और देखते ही देखते मीरा नागिन वस्त्रों में आ जाती है और फिर एक काली विशाल नागिन में आ जाती है। जैसे ही मीरा नागिन बनती है, उधर बाज अजय के मानव रूप में आ जाता है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नागिन चांद की रोशनी में तेज चमक मार रही थी और वो फिर से मीरा बन जाती है, मगर उसका आधा शरीर नागिन का होता है। मीरा दोनों हाथ चांद की रोशनी के आगे करती है और जहाँ चांद की रोशनी पड़ रही थी वहाँ जमीन पर जीप से जोरदार हमला करके एक गड्ढा कर देती है। आखिर ये क्या कर रही है? गड्ढा होते ही उसके अंदर से एक पानी की धार निकलती है जिसके ऊपर एक चमकीली नागमणि रखी हुई थी। नागमणि मीरा के पास है। मीरा एक इच्छाधारी नागिन थी, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। मीरा नागमणि को अपनी जीभ से लगाती है, तभी अजय के पाँव से कुछ आवाज हो जाती है और मीरा नागमणि वापस पृथ्वी के अंदर भेज देती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। मीरा के बेहोश होते ही अजय उसके पास आता है। मीरा, उठो मीरा। मीरा अपनी आंखें खोलती है और अजय को पास बैठा देख चौंक जाती है। अजय, तुम मेरे पास? और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मैं तो कमरे में सो रही थी। तभी मीरा सामने जो दृश्य देखती है उसे देखकर जोर से चीखकर अजय के गले लग जाती है। अजय, अजय, ये मुझे क्या हो गया? मेरा आधा शरीर सांप का कैसे है? मीरा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या है? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो मीरा। और अजय मीरा को सब बताता है। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। मेरे माँ बाबा इंसान थे। क्या तुम खुद मिली हो कभी अपने बाबा से? नहीं,
चाची ने कहा वो मर चुके हैं। मीरा, मुझे तो तुम्हारी चाची में ही गड़बड़ लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि वो तांत्रिक और मीरा की चाची मिली हुई है। जब चाची को पता चला तभी तांत्रिक को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सच का पता लगाना होगा। और अजय मीरा को घर ले जाता है। मीरा अजय के साथ अपने कमरे में आती है। अजय अब तुम जाओ, अगर चाची ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। तभी अजय अपने बास के रूप में आ जाता है। मीरा, मैं ही बाज हूँ और मैं ही अजय। ये सब क्या है अजय? और तुम बास हो तो यहाँ क्या करने आए थे? मेरी मोहिनी को वापस लेने। मोहिनी? कौन मोहिनी? और वो कहाँ चली गई? मोहिनी मेरा प्यार थी और उसे उस तांत्रिक ने कैद कर रखा है। उस दिन जब मैं मोहिनी के इंतजार में बैठा हुआ था तब उस रोज मोहिनी तो नहीं आई, मगर उसकी जगह वही अजीब तांत्रिक आया। मैं उसे देखकर चौंक गया था। क्या अपनी माशूका को ढूंढ रहा है? कहाँ है मेरी मोहिनी? और उसने अपना पिटारा में एक जख्मी काली नागिन को मुझे दिखाया। ये तो वही नागिन थी जिसे उस दिन मैंने देखा था। ये तेरी मोहिनी ही है जो अब मेरी कैद में है। अगर उसकी आजादी चाहता है तो अब से वही सब करना जो मैं चाहता हूँ। और तब से मैं उस तांत्रिक का गुलाम हो गया ताकि वो मेरी मोहिनी को कुछ ना कर सके। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा अजय। अब हमें देविका के बारे में सच पता करना होगा। अब देखिए आगे की कहानी कि आखिर देविका और तांत्रिक की ऐसी कौन सी चाल है जो मीरा और अजय पर पड़ेगी भारी। कहानी के आगे का मजा लेने के लिए लगातार देखते रहिए नागिन और बास की प्रेम कहानी ओनली विद लव सिटी। पिछले भाग में आपने देखा कि अजय का प्रेम कहीं न कहीं मीरा भी बन चुकी थी, मगर अजय का मकसद मीरा को मारना था। इसी कश्मकश के बीच तांत्रिक एक मधुमक्खी को विलन बनाकर भेजता है, मगर मधुमक्खी भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके बाद मीरा की चाची को बास के बारे में पता चल जाता है और बास को भी मीरा के नागिन होने का सच पता चल जाता है। अब देखिए आगे कैसे कहानी के रंग बदलते हैं। मीरा और बास कमरे में होते हैं कि तभी देविका गुस्से में तिलमिलाते हुए आती है। मीरा, तुझे शर्त याद है ना? हाँ चाची। ये ले सामान की लिस्ट। ये सामान तुझे और बास को लेकर आना है। अगर तू सफल हुई तो मैं तुझे तेरी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी और ये बास भी यहाँ रह सकता है। मीरा यह सुनते ही खुश हो जाती है। देविका चली जाती है। तभी बास भी पीछे पीछे देविका के कमरे तक जाता है और देखता है कि वह अलमारी से एक काला शॉल निकाल लेती है और उसे ओढ़कर जंगल की ओर निकल जाती है। बास अजय के रूप में आ जाता है। आज मैं मीरा की चाची का सच जानकर ही रहूंगा कि आखिर वो किसके पास जाती है। और अजय भी देविका का पीछा करता है। तभी वह एक अंधेरी गुफा के अंदर चली जाती है और अजय भी पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। अचानक अजय के पांव से पत्थर हिलने से तेज आवाज होती है। तभी गुफा से तांत्रिक बाहर आता है। अजय छिपकर तांत्रिक को देखता है। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। देविका और तांत्रिक दोनों मिले हुए हैं। अजय वापस लौट जाता है। मीरा अजय को देखकर उसके गले लगती है। क्या हुआ मीरा? अजय, जानते हो इतने सालों में केवल बस तुम ही मेरे दोस्त बने हो, वरना चाची ने मुझे कभी दोस्त बनाने ही नहीं दिए थे। मीरा, तुम्हारी चाची और तांत्रिक दोनों मिले हुए हैं। हो ना हो दोनों कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मगर मेरी चाची ऐसा क्यों करेंगी? देविका, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा असली परिवार कहाँ है? क्या तुम ये बिल्कुल नहीं जानती हो? नहीं नहीं, चाची ने हमेशा कहा था कि माँ बाबा मरने से पहले मुझे इन्हें सौंप गए थे, पर मैं आज तक नहीं समझ पाई कि चाची मुझसे इतनी नफरत किस बात पर करती थी। और मीरा बोलते हुए रोने लग जाती है। मीरा, सबसे पहले हमें तुम्हारा सच पता लगाना होगा और ये सच हमें वहाँ से पता लगेगा जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई है। और अजय और मीरा देविका के आने से पहले ही उसके कमरे में जाकर इधर उधर चीजें ढूंढते हैं कि तभी मीरा के हाथ एक पता लगता है। अजय, ये कौन सी जगह है? अजय पता पढ़ता है और देखता है कि यह तो वही जगह है जहाँ से देविका ने वो सामान लाने के लिए भेजा है। मीरा, हमें इस जगह जाना होगा, यहीं हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अजय और मीरा उस जगह के लिए निकल जाते हैं। गुफा में बैठा हुआ तांत्रिक बहुत परेशान लग रहा था। अगर वो नागिन समय पर रास्ते से नहीं हटी तो वो नागमणि हमेशा के लिए उसी की होकर रह जाएगी। मुझे उसे खत्म करना होगा। और तांत्रिक जादू से एक खतरनाक नकली नागिन बुलाता है। आज मुझे कैसे याद किया तूने तांत्रिक? देख नागिन, मैं जानता हूँ तू सालों से असली शक्ति की तलाश में है। आज तेरे पास असली नागमणि की शक्ति हासिल करने का मौका है। जाकर उस नागिन और उसके आशिक का काम तमाम कर दे। बस इतनी सी बात, ये कमाल तो मेरी पूंछ ही कर देगी।
और नागिन तुरंत एक लड़की का रूप ले लेती है जो और कोई नहीं बल्कि मोहिनी जैसी ही दिखती थी। वो नकली मोहिनी वहाँ से मीरा को ढूंढने निकल जाती है। मीरा और अजय दोनों चलते जा रहे थे कि तभी मीरा को ठोकर लगने से चोट लगती है। माँ! ये देख अजय तुरंत मीरा की चोट साफ करता है और अपने पंखों से सहलाता है। मीरा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। क्यों अजय, ऐसा क्या है मुझ में? वो मीरा, मैं कहना चाह रहा था कि मुझे तुम मीरा वो मैं। अजय ये सब छोड़ो, जल्दी देखो वो सामने क्या है। और अजय और मीरा दोनों सामने देखते हैं तो वहाँ एक नागिन बस्ती रहती है। मीरा, ये कितना सुंदर है। अजय, क्या यहाँ मुझ जैसे और भी लोग रहते होंगे? चलो मीरा, अंदर जाकर देखते हैं। आसपास बहुत सारी सांप की मूर्तियाँ थी मगर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मीरा और अजय थोड़ा और देखते हैं तो वहाँ मीरा को एक पेंटिंग नजर आती है जिसमें नाग नागिन के साथ एक बच्ची थी। तभी अजय देखता है कि उस पेंटिंग वाली बच्ची के हाथ पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा मीरा के हाथ पर था। मीरा, ये बच्ची तुम ही हो और देखो ये तुम्हारे माँ बाबा हैं। पेंटिंग में अपने माँ बाबा को देखकर मीरा की आंख से आंसू बहने लगते हैं और जैसे ही वो धरती पर गिरते हैं वहाँ चारों ओर हरियाली आ जाती है और बस्ती की काया पलट हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तभी अचानक से वहाँ ढेर सारे नाग नागिन भी आ जाते हैं मगर किसी को भी वहाँ खड़े मीरा और अजय नजर नहीं आते। लगता है मेरे पवित्र आंसू ही मुझे मेरी कहानी बता रहे हैं। मीरा देखती है कि अंदर से नाग नागिन बाहर आते हैं जो मीरा के माँ बाबा ही थे। स्वामी, हमारी बच्ची कहाँ गई? बच्ची यानी कि मैं? मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? पता नहीं, अभी तो यहीं खेल रही थी हमारी शैतान। तभी छोटी मीरा दौड़ती हुई आती है। माँ, पापा, मैं आ गई। कहाँ चली गई थी मेरी नटखट छबीली? मैं तो आपको तंग करने के लिए छिप गई थी। अच्छा, और अगर हम कहीं छिप गए और फिर तुम्हें मिले ही नहीं तो तुम क्या करोगी? ये सुनते ही छोटी सी मीरा रोने लग जाती है। अपने आप को बचपन में यूँ देख मीरा को भी रोना आ जाता है। मीरा वहीं खड़ी सब देख रही थी। कितनी छोटी थी मैं जब मुझे माँ बाबा का प्यार मिलता था। एक बार अगर माँ के मुंह से मैं अपना नाम सुन लूं बस। और मीरा तेज तेज रोने लगती है। तभी अजय मीरा को गले लगा लेता है। इसके आगे क्या हुआ होगा मीरा? मीरा और अजय आगे देखते हैं तो उन्हें आंखों के आगे समय आगे बढ़ता है और नाग नागिन बस्ती में तब भी आराम से रह रहे थे। ये क्या, माँ बाबा तो जीवित और ठीक है एकदम। तभी नाग नागिन से बात करती है। स्वामी, हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है ना? हाँ, मगर आज भी बिल्कुल बचपन की तरह शैतान है हमारी गुड़िया। आखिर है कहाँ वो? मीरा, इसका मतलब है कि तुम अपने माँ बाबा के साथ हमेशा ही रहती थी, मगर तुम्हारी चाची ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? माँ, बस एक बार मुझे आवाज लगाओ ना। मीरा। नागिन तभी मीरा को आवाज लगाती है मगर जैसे ही उसकी माँ जो बोलती है वह नाम सुनकर मीरा और अजय चुप हो जाते हैं। मेरी लाडो, मोहिनी बेटा, कहाँ चली गई सुबह पहले? मोहिनी, देख बाबा बुला रहे हैं। उधर से आवाज आती है। मैं इधर हूँ माँ, अभी आई। ये क्या, मोहिनी? मोहिनी? क्या मैंने अभी मोहिनी का नाम सुना? तभी मोहिनी अपनी माँ के पास आती है जिसे देखकर अजय के होश उड़ जाते हैं। वह नागिन अजय की ही मोहिनी थी। मोहिनी? ये तो मेरी मोहिनी है। मतलब ये मीरा के नहीं, मोहिनी के माँ बाबा थे। तभी अजय मोहिनी के हाथ पर भी वैसा ही निशान देखता है। मोहिनी के भी हाथ पर ऐसा ही निशान है मीरा। देखो अजय, बीते समय भी मेरे पास माँ बाबा नहीं थे। अजय बस मोहिनी की ओर आगे बढ़ जाता है और जैसे ही उसे छूने लगता है तभी सब फिर से गायब हो जाते हैं और सब पुरानी की तरह उजाड़ बस्ती बन जाती है। मीरा रो रही थी। अजय जाकर मीरा के आंसू पोंछता है। हम यूं ही चाची पर शक कर रहे थे, अब चलो वापस अजय। मगर तुम्हारी चाची का इस जगह से क्या वास्ता? और तुम दुखी मत हो मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा रोते हुए अजय से लिपट जाती है। मीरा, मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि मैं तुमसे वो मैं कैसे कहूँ? बोलो अजय, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। तभी मीरा बांस के सिर को और गालों को चूमती है। लो, तुम्हें हर बार इससे अच्छा महसूस होता है ना, अब बोलो। अजय आगे कुछ बोलता कि तभी मीरा और अजय को किसी लड़की के बहुत तेज रोने की आवाज आती है और वह उस ओर जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की पीठ कर बैठी हुई थी। अजय और मीरा उसके पास जाते हैं। बहन,
कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? तभी वह लड़की पलटकर अजय और मीरा को देखती है। अजय उस लड़की का चेहरा देखकर चौंक जाता है मोहिनी तुम? और अजय तुरंत मोहिनी को रोते हुए गले लगा लेता है। मेरी मोहिनी तुम आ गई मेरे पास। मीरा अजय को मोहिनी के करीब देखकर उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। हाँ मेरे अजय, मैं भाग आई उस कैद से। अब बस तुम और मैं यहाँ रहेंगे। हाँ मोहिनी, बस हम दोनों रहेंगे। और मोहिनी और अजय दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तब मोहिनी शैतानी मुस्कुराहट हंसती है। वो तांत्रिक द्वारा भेजी गई नकली नागिन थी। मीरा मुड़कर मोहिनी और अजय को करीब देखती है और चली जाती है। अब देखिए अगले भाग में क्या अजय बच पाएगा मोहिनी की चाल से और देविका का मकसद आखिर क्या है। अब देखिए आगे। अजय मोहिनी के साथ वहीं रह जाता है और मीरा वहाँ से घर लौट जाती है। मीरा जैसे ही घर आती है देविका भी आ जाती है। सामान लेकर आई? नहीं चाची। तुझे पता है ना लड़की, मेरी बात ना मानने का हश्र क्या होगा। अब से वो बाज यहाँ नहीं रह सकेगा। वैसे भी अजय अब यहाँ रहेगा भी नहीं, मैं जानती हूँ। अब वो अपनी मोहिनी के साथ अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। कोई बात नहीं चाची। और मीरा रोते हुए सोने चली जाती है। मोहिनी, उस तांत्रिक ने तुम्हें कहाँ कैद कर रखा था? उसने मुझे गांव के बाहर वाली गुफा में कैद कर रखा था। आज मैं मौका पाकर वहाँ से भाग आई, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा मोहिनी, और क्या ये नाग बस्ती तुम्हारी नाग बस्ती ही है? हाँ अजय, इस नाग बस्ती में मेरा बचपन बीता था और फिर उस दुष्ट तांत्रिक ने सब उजाड़ दिया। तभी अजय का ध्यान मोहिनी के हाथ पर जाता है और अजय देखता है कि वहाँ वैसा कोई भी निशान नहीं था जैसा मीरा और उस तस्वीर वाली बच्ची के हाथ पर था। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा मोहिनी, तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था और फिर तुम बिना बताए ही गाँव छोड़कर चली गयी। हाँ अजय, मुझे सब याद है। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और फिर मेरी मजबूरी थी कि मुझे जाना पड़ा। माँ बहुत बीमार थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? बहरूपी लड़की, तूने मोहिनी का रूप तो बना लिया मगर तू उसकी यादों की नकल नहीं कर सकी। बता कौन है तू, बोल। और अजय गुस्से से मोहिनी के बाल पकड़ लेता है। मोहिनी चिल्लाती है और अजय के हाथ में ही काले भद्दे सांप में बदल जाती है। यह देख अजय हाथ झटक कर उसे दूर फेंक देता है। ये क्या, तुम तो एक नागिन हो? हाँ नागिन हूँ, मगर अपूर्ण नागिन। पूरा होने के लिए मुझे उस नागिन को मार के उसकी नागमणि लेनी होगी, मगर उससे पहले तेरी बारी है लड़के। और अजय भी बास के रूप में आ जाता है। अजय और नागिन में भयंकर लड़ाई होती है मगर नागिन अजय को पूंछ में जकड़ लेती है और अजय का दम घुटने लगता है और धीरे धीरे अजय की आंखें बंद होने लगती हैं। थोड़ी देर में वह घायल होकर फर्श पर गिर जाता है और मोहिनी अजय का एक पंख तोड़कर अपने पास रख लेती है। और नागिन, लो अब इसका तो काम तमाम हो गया, अब उस नागिन की बारी है। और नागिन फिर से मोहिनी का रूप लेकर मीरा के घर की ओर निकलती है और मीरा के कमरे में चली जाती है। मीरा, उठो मीरा, देखो तो कौन आया है। मीरा आंख खोलकर देखती है तो सामने मोहिनी खड़ी होती है। अरे मोहिनी, तुम यहाँ? अजय कहाँ पर है? अजय वो तो अब नहीं रहा, उसका तो मैंने काम तमाम कर दिया। और मोहिनी मीरा के ऊपर बांस का पंख फेंकती है जिसे देख मीरा रोने लग जाती है। अजय, ये क्या हो गया? मुझे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था। तभी मोहिनी का आधा शरीर काले सांप का बन जाता है और वो मीरा को पूंछ में लपेटकर बाहर जाने लगती है। नहीं, छोड़ो मुझे। चाची, चाची बचाओ मुझे। मगर मीरा तो खुद एक नागिन थी तो वह इतनी कमजोर कैसे थी। नागिन मीरा को पूंछ में जकड़े हुए जंगल में गुफा की ओर बढ़ रही थी। अजय, कहाँ चले गए तुम? मीरा की गूंजती आवाज अधमरे पड़े अजय के कानों में पड़ती है। मीरा, मीरा। अजय के हाथ पांव में हलचल होती है और वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है। उधर नागिन मीरा को अंधेरी गुफा के अंदर फेंक देती है। माँ, बाबा, अजय मुझे बचाओ। मीरा की आवाज सुनकर अजय तुरंत उठ खड़ा होता है। मेरी मीरा खतरे में है। और बांस के रूप में आकर उसे ढूंढने लग जाता है। तभी मीरा हल्की रोशनी में देखती है कि वहाँ जमीन पर कुछ कंकाल और मरे हुए सांप और अजीब सी चीजें रखी होती हैं। ये सब आखिर क्या है? तभी अंधेरे में से आवाज आती है। ये वही चीजें हैं जो देविका ने तुझसे मंगाई थी। कौन है और तुम ये कैसे जानते हो? तभी अंधेरे में वह परछाई बाहर आती है और मीरा जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वह देविका ही थी। चाची, आप? मैं ही हूँ वो जो सब कर रही थी। चाची, ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? तभी बाज उड़ता हुआ गुफा के अंदर पहुँच जाता है और देखता है कि देविका ने मीरा को कैद कर रखा है और नागिन ने उसे पूंछ से जकड़ा हुआ है। बाज, तू जिंदा कैसे बच गया? अजय, तुम आ गए। अजय,
हाँ मीरा, कुछ देर के लिए मैं मोहिनी के छलावे को देखकर बहक गया था, मगर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा। ओहो, बंद करो ये लैला मजनू की कहानी। देविका, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तभी देविका हंसते हुए ऊपर देखती है और देखते ही देखते तांत्रिक में बदल जाती है, जिसे देख अजय और मीरा हैरान थे। ये क्या तुम? चाची कहाँ गई? तेरी वो चाची मैं ही था लड़की, और मेरा राज तू कभी नहीं जान सकी। इस सामान से पूजा कर, मैं तेरी शक्तियाँ और नागमणि दोनों ले लूंगा। मगर ये सब कैसे हुआ था चाची? तांत्रिक फिर से देविका के रूप में आ जाता है। सालों पहले मुझे उस नाग बस्ती के बारे में पता लगा था। मैं उधर से गुजर रहा था कि मैंने देखा नाग बस्ती में जश्न मनाया जा रहा है, और तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें नागमणि का उत्तरदायी बनाकर वो तुम्हें दे दी। नागमणि देखकर मैंने एक चाल सोची कि क्यों ना नागमणि चुराई जाए, मगर मैं नाकामयाब हुआ, और फिर मैंने तुम्हें ही अपने साथ ले जाने की सोची। मैंने तुम्हें बहाने से बस्ती से दूर बुलाया और देखा कि नागमणि तुम्हारे सिर के मुकुट में लगी है। मैंने उसे जैसे ही छूना चाहा, अचानक तुम्हारे सिर में रोशनी जगी और नागमणि हवा में उठ गई, और उसकी रोशनी तुम्हारे ऊपर भी गिरी। फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। नागमणि की रोशनी जमीन पर गिरने से वहां गड्ढा हो गया और नागमणि उसके अंदर जाकर समा गई। नहीं, मेरी मणि! ये नागमणि इस नागिन की अमानत है। जब तक ये किसी को नहीं देगी, इसे कोई छू नहीं सकता। नागिन के माँ बाबा उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे, और मैंने नागिन को कहीं छिपा दिया और खुद देविका का रूप लेकर बैठ गया। कोई भी मुझे पहचान नहीं सका, और फिर मैं उसे लेकर चला गया। मगर नाग बस्ती में तो वो बच्ची तो मोहिनी थी। और मोहिनी के साथ तुमने क्या किया था तांत्रिक? हा। मैं उस नागिन मोहिनी को ले तो गया था, मगर नागिन अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, और जब उसे होश आया। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम्हें सब वैसा ही करना होगा जैसा मैं बोलूं, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मैं जब भी मोहिनी को आवाज लगाता, वो तुरंत दौड़ी चली आती थी। और फिर मेरी मोहिनी कहाँ गई? हा। अभी भी नहीं समझा? वो हमेशा तेरे साथ ही थी। और तांत्रिक मीरा की ओर इशारा करता है। मीरा ही तेरी मोहिनी है। मैंने जादू से मोहिनी को बच्चे में बदलकर मीरा का नाम दे दिया था, और खुद उसकी चाची बनकर रहने लगा, ताकि मीरा को काबू में कर सकूं, और वो अपनी नागमणि मुझे खुद ही दे दे। इसका मतलब मेरी मोहिनी ही मेरी मीरा है। इसीलिए मैं उस शाप से मुक्त हुआ था, और इस दुष्ट ने इतने सालों से मुझे तुमसे दूर रखा। मीरा को भी अब सब कुछ याद आने लगा था। तभी मीरा के सर में तेज रोशनी निकलती है, जिससे जमीन में गड्ढा बन जाता है और नागमणि हवा में उड़ती ऊपर आती है। यह देख तांत्रिक नागमणि की ओर झपटता है, मगर मणि उड़कर मीरा के सिर पर मुकुट में लग जाती है और मीरा नागिन में बदल जाती है। मीरा, तुम इस दुष्ट तांत्रिक को संभालो, मैं इस नागिन को देखता हूँ। और अजय नागिन को हाथ से पकड़कर खींचता है और इधर उधर पटकता है। अजय के गुस्से के आगे इस बार नागिन टिक नहीं पाती और देखते ही देखते प्राण त्याग देती है। अब बारी तांत्रिक की थी। तूने मुझसे मेरा नाम छीना, मेरी जवानी, मेरा बचपन, माँ बाबा, पहचान सब छीना। रुक, अब मैं तुझे तेरी शक्तियाँ देती हूँ। तांत्रिक नागिन का भयानक रूप देखकर डर गया था। मीरा अपने सिर में लगी नागमणि से रोशनी पैदा करती है और तांत्रिक के ऊपर डालती है। ले और शक्तियाँ ले। मगर तांत्रिक का शरीर नागमणि की ताकत सहन नहीं कर पाता है और किसी गेंद की तरह मोटा हो जाता है। नहीं, बस करो, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। और उसका शरीर फूलकर फट जाता है। इस तरह तांत्रिक के लालच ने उसका अंत कर दिया। अजय और मीरा गुफा से बाहर आते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब तुम मुझे क्या बुलाओगी अजय? तुम मेरे लिए मोहिनी, मीरा से ज्यादा मेरा प्यार हो। तभी उन दोनों के सामने दो रोशनी आती हैं और उसमें से मीरा के माँ बाबा नाग नागिन निकलते हैं, जिन्हें देखकर मीरा खुश होती है। माँ बाबा, आप कहाँ थे? मेरी बच्ची, हम एकदम ठीक थे, मगर उस तांत्रिक ने तेरी पहचान छिपा दी थी। आज जब नागमणि का इस्तेमाल हुआ तो हमें पता चला तू कहाँ है। मीरा अपनी माँ बाबा के गले लगती है और नाग नागिन मीरा और अजय को अपनी नई नाग बस्ती में ले जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी कर